ये ताकत तो कमाल की है। मैंने आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया। इस तरह की ताकत के बूते पर बहुत कुछ किया जा सकता है। राज की आंखों में चमक आ गई और उसने मन ही मन सोचा। अपनी मौजूदा हालत में राज अपने शरीर के अंदर और बाहर साफ साफ देख पा रहा था। अगर वो इसी हालत में शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करता तो शायद आधी मेहनत में ही उसको 2 गुनी कामयाबी हासिल हो सकती थी। अपनी दिमागी शक्ति को लगातार बरकरार रखने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे लगातार इस तरह की चीजों में खुद को उलझा कर रखना होगा, वरना मैं जादुई दुनिया के हर पहलू से खुद को कभी नहीं जोड़ पाऊंगा। राज ने फैसला करते हुए सोचा। इसके बाद वो अपनी दिमागी शक्ति के रिकवर होने का इंतजार करने लगा। अब राज के पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस मामले में राज और कुछ भी नहीं कर सकता था। राज को खबर भी नहीं लगी और उसकी पहली क्लास आधी हो चुकी थी। उसके तीनों साथी अभी भी नहीं आए थे। कल वो उन्हें अकेला ही टल्ली छोड़ाया था, लेकिन अब तक उन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। राज की दिमागी शक्ति पहले से भी ज्यादा रिकवर हो गई, इसीलिए उसने अपनी आखिरी टेक्निक को इस्तेमाल करने का मन बनाया, दिमागी दमन, जिसमें कोई भी कम दिमागी शक्ति वाले का दमन कर सकता था और ऐसे में सामने वाले को डर, खौफ, पर्वत के भार जितना दबाव या नकारात्मकता महसूस हो सकती थी। अगर इस्तेमाल करने वाले और सामने वाले की दिमागी शक्ति में बहुत अंतर हुआ तो सामने वाले को भ्रम भी पैदा हो सकता था। अपनी दिमागी शक्ति को केंद्रित करते हुए राज बस क्लास में एक टारगेट ढूंढ रहा था। अब राज के साथी तो यहाँ मौजूद थे नहीं, तो वो क्लास में ही किसी पर इस्तेमाल करने का सोच रहा था। आमतौर पर अच्छे दोस्त और भाइयों के साथ ही इस तरह की हरकतें करने का पूरा हक माना जाता है। राज के लिए ये बहुत ही दुख की बात थी कि आज उसके तीनों दोस्त क्लास में नहीं थे। इस कारण अब उसे क्लास में से ही किसी ऐसे को ढूंढना था जिससे उसकी बातचीत हो जाती थी, या किसी ऐसे को जिससे उसकी दुश्मनी थी। लेकिन राज के सबसे बड़े दुश्मन रैम्बो ने तो कुछ दिन पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। राज हर हाल में अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन राज फिलहाल बस चारों तरफ देखकर अपना बकरा ही ढूंढ रहा था। तुम राज सिंघानिया होंगे, है ना? तुम इस सवाल का जवाब दो। तभी राज को एक आवाज सुनाई दी जिसने उसे पूरे नाम से बुलाया था। राज के सामने एक छोटे बालों वाली टीचर खड़ी थी और राज की तरफ इशारा कर रही थी। उसने राज से एक सवाल का जवाब मांगा था। ये टीचर स्कूल में अभी अभी आई थी। राज के एक टीचर की तबीयत खराब होने के कारण यही टीचर अगले महीने तक उनकी क्लास लेने वाली थी। जब से उसकी क्लास शुरू हुई थी तभी से वो देख रही थी कि राज अपनी नोटबुक ऊंची करके अपना फोन चला रहा था। हालांकि असल में वो राज की डिवाइस थी और फोन चलाने से किसी भी टीचर को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो लोग 12th में आ चुके थे और सबको अपने मन का काम करने का हक मिल चुका था। अब जब राज अपना सिर उठाकर चारों तरफ देख रहा था तो टीचर की नजर उस पर पड़ गई थी। ऐसे में उसे लग रहा था कि राज कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसने राज का नाम पुकार कर उससे सवाल का जवाब मांगा। राज अपना नाम सुनते ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और उसकी दोनों आंखें अपनी टीचर पर टिकी हुई थी। इसके बाद कुछ बहुत ही भयानक हुआ। राज पहले से ही दिमागी दमन के लिए किसी बकरे को ढूंढ रहा था और अब दिमागी दमन पूरी तरह से किसी पर छोड़े जाने के लिए तैयार था। जब राज का नाम पुकारा गया और राज ने अपनी टीचर को देखा तो तीर कमान से निकलकर उनकी तरफ चल पड़ा था। राज को मन ही मन लगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही टीचर की नजरें राज से मिली उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर उसे लगा कि राज की आंखें अचानक बहुत बड़ी हो गई हैं और वो राज की आंखों के अलावा किसी भी चीज को नहीं देख पा रही हैं। जैसे कोई जानवर अपना शिकार देखने के बाद उससे नजरें नहीं हटाता,
ठीक वैसे ही राज की नजरें उस टीचर पर टिकी हुई थी। ये ऐसा दमन था जैसे किसी पर पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई हो। ये बहुत ही खौफनाक है। राज की आंखें बहुत डरावनी है। राज बहुत भयानक है। क्या उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा है? क्या ये मुझे मारना चाहता है? अनजाने में ही वो टीचर जितना सोचती जा रही थी उसे उतना ही डर लगता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और आंसू गालों से बहते हुए नीचे टपक रहे थे। उसके पैर कांपने लगे थे और अब उससे ठीक से खड़े होते भी नहीं बन रहा था। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, नहीं। वो टीचर जोर जोर से रोने लगी और उसने अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, मैं अब से कभी तुम्हारा नाम नहीं पुकारूंगी। प्लीज मुझे मत मारना। नहीं नहीं, ये बहुत डरावना है, प्लीज मुझे बख्श दो। ये सीन पुरानी फिल्मों की तरह था जहां हीरोइन विलन से अपनी जान की भीख मांग रही थी और आंसू पोंछते हुए गिड़गिड़ा रही थी। इसके बाद उस टीचर ने दरवाजे को धक्का मारा और भागती चली गई। पूरे कॉरिडोर में उसके रोने की आवाज गूंज रही थी। ये सभी के लिए काफी अलग तजुर्बा था। सभी स्टूडेंट बेवकूफों की तरह भौचक के बैठे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि अभी अभी क्या हुआ था। उन्होंने बस इतना ही जाना कि टीचर ने राज का नाम बुलाया। राज अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अचानक टीचर रोने लगी। उन्हें तो यही लग रहा था कि इतने कम समय के लिए समय रुक गया था और उतने में ही कुछ अनहोनी हो गई थी। अभी के लिए जब टीचर भाग गई थी तो सभी की नजरें राज पर टिकी हुई थी। अरे बाप रे, राज के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। टीचर से नजरें मिलते ही राज ने सोचा था कि वो कोई शैतान है, एक ऐसा शैतान जो शैतानी दुनिया पर राज करता है। ऐसे में टीचर को वही भयानक नजारा दिख गया था। राज को मालूम था कि दोपहर तक ये खबर पूरी स्कूल में फैल जाएगी कि 12th क्लास के स्टूडेंट राज सिंघानिया ने सरेआम एक टीचर को तंग किया, जिससे वो रोती हुई भाग गई। मेरी किस्मत वाकई बहुत खराब है। राज ने अपना माथा पीटा और अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद राज को उसके प्रिंसिपल ने बुलाया। आमतौर पर लोगों का प्रिंसिपल से सामना बस असेंबली में ही होता था और बाकी समय कोई भी प्रिंसिपल को देख नहीं पाता था। लेकिन राज की किस्मत थोड़ी अलग थी। हाल ही में उसका प्रिंसिपल से काफी मिलना हो गया था। जब भी स्कूल में कोई अनहोनी होती तो इसका जिम्मा प्रिंसिपल खुद उठाते थे और राज और अनहोनी का तो आपस में गहरा रिश्ता था। राज, तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिंसिपल ने हैरान होकर पूछा। वो पूरे मामले को ठीक ढंग से समझने की कोशिश कर रहा था। राज को बुलाने के पहले प्रिंसिपल ने क्लास मॉनिटर को भी बुलाया था ताकि वो मामले को समझ सके। हालांकि मॉनिटर की बात सुनकर वो और उलझ गए थे। क्लास मॉनिटर और बाकी स्टूडेंट ने बताया था कि टीचर ने राज से खड़े होकर एक सवाल का जवाब पूछा तो राज अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इसके पहले कि वो कुछ भी बोल पाता, टीचर जोर जोर से रोने लगी और भागकर क्लास से चली गई। सबका जवाब यही था, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि टीचर आखिर रोई क्यों? प्रिंसिपल अपने बगल में खड़ी उस टीचर को देख रहा था। जैसे ही टीचर की नजर राज पर पड़ी, वो एक बच्चे की तरह सहम गई जिसने कुछ गड़बड़ कर दी हो और अपने पेरेंट्स को देख लिया हो। प्रिंसिपल की यादों में राज की इमेज अभी भी अच्छी थी क्योंकि पंखुड़ी ने सारी बुरी यादें पहले ही मिटा दी थी। प्रिंसिपल यही जानता था कि राज को दूसरों की मदद करना पसंद है। वो सभी से अच्छे से बात करता है और पढ़ाई में भी अच्छा है। ऐसे में ये विश्वास करना कि राज ने अपनी टीचर के साथ कुछ गड़बड़ की थी, प्रिंसिपल को हजम नहीं हो रहा था। राज ने खुद को अच्छे से काबू में किया और प्रिंसिपल की तरफ देखा। सर, असल बात तो ये है कि अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया। मैं बस अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और जवाब देने ही वाला था, लेकिन मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही टीचर रोने लगी और भाग गई। मैं भी ये सोचकर हैरान हूं कि ऐसा क्यों हुआ। राज ने सामान्य ही आवाज में कहा,
इसके बाद राज ने पूरी वारदात को अच्छे से समझाया। राज के जवाब में कोई दिक्कत नहीं थी और ये बाकी लोगों के जवाबों से मिलता जुलता था। ऐसे में प्रिंसिपल को अपनी टीचर में ही कोई समस्या समझ आने लगी। टीचर, क्या वाकई कुछ हुआ था? क्या अब आप रोना बंद करेंगे? प्रिंसिपल ने पूछा। टीचर अब शांत हो गई थी और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे तो अब ये भी नहीं पता था कि थोड़ी देर पहले वो क्या कर रही थी। उसे बस इतना याद था कि उसकी नजरें राज से मिली थी और अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद वो अपना आपा खो बैठी थी। राज, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था। बस मुझे इतना ही याद है कि जब मैंने तुम्हें देखा मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ और इसके बाद मैं भाग गई। टीचर ने हिम्मत जुटाकर माफी मांगते हुए सिसक कर कहा। टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल के अंदर गुस्से का एक अलग तरह का तूफान उठने लगा। वो इस समय अपनी टीचर पर भड़कना चाहता था, लेकिन इस वक्त टीचर की हालत को ठीक ना समझकर प्रिंसिपल ने अपने गुस्से को दबा लिया। अभी वो टीचर काफी जवान थी, उसके पढ़ाने का ढंग काफी अच्छा था और स्टूडेंट को वो काफी पसंद थी क्योंकि उसकी क्लास में सब कुछ समझ आ जाता था। मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई माफ कर दो प्रिंसिपल सर। मैं सारे स्टूडेंट के सामने सारी बात साफ साफ बता दूंगी। टीचर ने माफी मांगते हुए कहा। वो अपनी सबके सामने माफी मांगने को अपनी इज्जत कम होना नहीं समझती थी। जब उसे समझ में आ गया था कि वो गलत थी तो उसे इस मामले को रफा दफा करना ही बेहतर लगा। लेकिन टीचर के इस तरह सबके सामने गुनाह कबूल करने की बात सुनकर राज को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं इस सबका जिम्मेदार वही था। क्या राज टीचर और प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता देगा? क्या राज अपनी दिमागी शक्ति को और बढ़ा पाएगा? टीचर, आप चिंता मत कीजिए। जाकर मुंह हाथ धो लीजिए और खुद को शांत कर लीजिए। इसके बाद आप स्टूडेंट को बता देना कि क्या हुआ था। अभी खुद को थोड़ा आराम दो। आप काफी अच्छे टीचर हैं और स्टूडेंट आपको पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने कहा। शुक्रिया, टीचर ने आंसू पोंछकर कहा और ऑफिस से बाहर चली गई। राज, इसके लिए मुझे माफ करना। मुझे तो पहले ही इनकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन एक टीचर ने पहले कभी भी किसी स्टूडेंट के बारे में ऐसी शिकायत नहीं की, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उम्मीद है तुम मेरी बात को समझ रहे होंगे। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसीलिए इस बात को यही खत्म करना बेहतर होगा। प्रिंसिपल ने राज को इस सब में घसीटे जाने के लिए माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, शायद मैंने उन्हें डरावने ढंग से देख लिया होगा जिससे वो घबरा गई। अच्छी बात तो यह है कि वो अब ठीक है। अब इसे भूल जाना ही बेहतर होगा, राज ने तुरंत ही कहा। अगर टीचर को राज की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता तो शायद राज को पूरी जिंदगी इसका अफसोस होता। राज की बात सुनकर प्रिंसिपल को काफी खुशी हुई कि ऐसा होनहार स्टूडेंट उनके स्कूल में था जो हमेशा स्कूल के भले की बात सोचता था। जब राज ने कहा कि उसे इस सब से कोई परेशानी नहीं हुई तो मामला रफा दफा हो गया। मैंने सुना है कि तुमने कल के स्पोर्ट इवेंट में 5000 मीटर की दौड़ में भाग लिया है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और अपनी क्लास का नाम रोशन करना। प्रिंसिपल ने मुद्दा बदलकर हंसते हुए कहा। यह सुनकर राज ने अपने होठ काट लिए, क्योंकि वो खुद इस 5000 मीटर की दौड़ में भाग नहीं लेना चाहता था। हाँ, मैं अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगा, राज ने स्माइल करते हुए कहा। 5000 मीटर की दौड़ इतनी आसान नहीं है। अपने साथ ज्यादा जबरदस्ती मत करना। खैर, मुझे तुम पर यकीन है। अब तुम अपनी क्लास में वापस जा सकते हो। तुम्हारे और टीचर के बीच जो कुछ भी हुआ उस बारे में टीचर खुद स्टूडेंट को समझा देगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो मैं देख लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इसके कारण तुम पर कोई
आज नहीं आएगी, प्रिंसिपल ने वादा करते हुए कहा। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद राज ने एक गहरी राहत भरी सांस ली और पश्चाताप से भर गया। उसने मन ही मन ठाना कि अगर उसे आगे कभी मौका मिला तो वो अपनी इस टीचर की इज्जत दोबारा से स्टूडेंट के मन में बना देगा। क्लास में लौटने के बाद राज की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो दिमागी दमन या दिमागी खोज को क्लास में दोबारा इस्तेमाल करें। वो बस दिमागी शक्ति को एक्टिव रखने के लिए चौकन्नेपन पर काम करता रहा। क्लास में अपने वादे पर खरी उतरकर टीचर दोबारा आई और सभी स्टूडेंट को हाल ही में हुई घटना के बारे में साफ साफ बताया। हालांकि ऐसा करते हुए उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मामला रफा दफा हो चुका था। इसके बाद टीचर ने अपनी क्लास दोबारा से शुरू कर दी। पढ़ाने के मामले में ये टीचर हर चीज को पढ़ाई से पीछे ही रखती थी। अपने सामने आए खतरे से निकलकर राज ने अपनी सुबह की 2 क्लास पूरी कर ली। हालांकि राज के तीनों दोस्त इन दोनों क्लास में नहीं आए थे, तो क्या वो अभी तक टल्ली थे? अपने भूतिया मोती की मदद से राज का दिमाग एकदम शांत था और ये जानकर राज को काफी राहत महसूस हो रही थी। भले ही राज ने टीचर की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे उनकी एक एक बात साफ साफ सुनाई दी थी और उसे पढ़ाई गई सारी चीजें भी समझ आ गई थी। करीब 1.5 क्लास तक लगातार प्रैक्टिस करने के कारण राज चौकन्नेपन में महारत हासिल कर चुका था और अब वो इसे लंबे समय तक एक्टिवेट भी रख पा रहा था। यहाँ तक कि उसकी दिमागी शक्ति भी बढ़ गई थी। चौकन्नेपन की टेक्निक दिमागी शक्ति बढ़ाने का अच्छा तरीका थी। भले ही उसकी दिमागी शक्ति बहुत ज्यादा न बढ़ी हो, लेकिन चौकन्नापन हर समय उसके लिए शक्ति बढ़ाने का काम कर सकता था। अब 9:30 बज गए हैं, तो मुझे पहले उन तीनों के हालचाल ले लेने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें होश आ गया होगा। राज ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा और यासीन के कमरे की तरफ चल पड़ा। यासीन के घर की तरफ जाते हुए वो लगातार दिमागी शक्ति की तीनों टेक्निक का इस्तेमाल करता रहा। इसके अलावा उसने चौकन्नेपन और दिमागी खोज को एक साथ मिलाने की कोशिश भी की। बदकिस्मती से उसकी कुल दिमागी शक्ति कम होने के कारण उसे हमेशा ही नाकामयाब होना पड़ा। हालांकि राज इससे निराश नहीं हुआ, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखने की कोशिश करता रहा। एक बार और नाकामयाब होने के बाद राज के पास दिमागी शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए उसने ऐसा करने की कोशिश बंद कर दी। मेरी दिमागी शक्ति काफी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज 1 या 2 बार अभी भी असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर कर सकता हूँ। मैं इस मौके को बचा कर रखता हूँ और शाम को फीस टेक्निक के साथ ही इसका इस्तेमाल करूंगा। राज ने रास्ते में चलते चलते सोचा। असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर में शुरुआती बुद्ध फीस टेक्निक की तरह रक्त और कुंडलिनी की जरूरत नहीं होती थी। साथ ही साथ ये शरीर की हालत पर भी निर्भर करती थी। इसीलिए राज ने मन में ठान लिया कि वो असली सेल्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के दौरान काफी सावधानी रखेगा और दिमागी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना शायद राज अपनी सारी शक्ति हमेशा के लिए खो भी सकता था। बिना सामने ध्यान दिए ही जब राज की दिमागी शक्ति फिलहाल के लिए खत्म हो गई, तो राज किसी से टकरा गया। उसकी पीठ काफी चौड़ी थी और वो राज से काफी ऊंचा था। थकान मिटाने वाली दवाई खाने के बाद से ही राज आम इंसानों के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गया था। राज फिलहाल एक रेल के इंजन को भी खींच सकता था। इसीलिए राज से टकराने के बाद वो व्यक्ति जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा, अरे माफ करना, मुझे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। राज ने माफी मांगते हुए कहा। इसके बाद राज ने उस व्यक्ति को देखा। वो शक्ल से ही बुरा नजर आ रहा था। वो व्यक्ति काफी लंबा चौड़ा था और उसने अपने बाल सतरंगी रंगे हुए थे। शायद ये व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से लगातार लड़ाई झगड़ा कर रहा था, इसीलिए उसका शरीर काफी मजबूत दिख रहा था। वो जल्द ही जमीन से उठकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर धूल जमा हो गई थी और उसकी नाक से खून निकल रहा था। क्या बे, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? मोहन ने गुस्से में कहा और राज के सामने थूका।
जैसे ही मोहन ने चिल्लाया, गली में मौजूद 4 लफंगे उनकी तरफ बढ़ने लगे। राज इतने से ही समझ गया कि उसने फिर से परेशानी मोल ले ली थी। अरे मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा था, इसीलिए मैं आगे ध्यान नहीं दे पाया, मुझे माफ कर देना। राज ने दोबारा माफी मांगते हुए कहा। माफ कर दूं? अगर माफी ऐसे काम करती तो हमें पुलिस की जरूरत ही क्यों पड़ती? मोहन ने अपनी नाक से खून पहुंचते हुए कहा और राज को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। राज को पता था कि उसकी गलती थी, वो खुद ही मोहन से टकराया था। तुम सही कह रहे हो, हमें शांत रहकर इस मामले को सुलझाने के बारे में सोचना चाहिए। राज ने फिर से माफी मांगते हुए कहा। ठीक है, देखो तुम मुझसे बहुत जोर से टकराए, इसीलिए तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। अगर तुमने मुझे 1000 रुपए दे दिए तो मैं तुम्हें अभी जाने दूंगा। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा परिवार तुम्हें खर्च के पैसे तो देता ही होगा। मोहन ने गुस्से भरी आवाज में कहा। बात यह है कि मेरा परिवार मुझे साल भर के एक साथ पैसे देता है, तो मुझे हर महीने पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, राज ने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा। मोहन को यह सुनकर काफी अच्छा लगा। आज उसके हाथ बड़ी मछली लगी थी जिससे वो अपनी किस्मत चमका सकता था। लेकिन तुम मुझे धमका रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दूंगा। मुझे लगता है हमें इस मामले को रफा दफा करने का कोई तरीका सोचना चाहिए, राज ने सीरियस होकर कहा। फिलहाल राज के चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मोहन को उकसा रहा था। कोई दूसरा तरीका? ठीक है, फिर थोड़ी मुक्कालात कर लेते हैं, इसके बाद पैसों की बात करेंगे। मोहन को इतना गुस्सा आया कि वो जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही मोहन ने अपनी बात पूरी की, गली में खड़े बाकी 4 लफंगे दांत पीसते हुए मुट्ठी बांधकर राज की तरफ बढ़ने लगे। तुम मुक्कालात करना चाहते हो? मतलब तुम लड़ाई से ये मसला निपटाना चाहते हो? ऐसा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये बढ़िया रहेगा, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। राज वाकई बहुत खुश था क्योंकि उसे फेस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए असली मौका मिल गया था। राज के स्कूल के आसपास कई लफंगे घूमते रहते थे। राज उन सब से अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकता था। अगर वो हर गुट के साथ 1 या 2 मूव्स की प्रैक्टिस भी करे तो शायद उसे कोई कमी नहीं हो सकती थी। राज को मुस्कुराता देखकर मोहन को लगा कि ये पक्का बेवकूफ और पागल है, इसीलिए मोहन ने राज को अच्छा सबक सिखाने का मन बनाया। 2 मिनट बाद धड़ाम धड़ाम डिशुम डिशुम एसएफएक्स। राज ने मोहन को कुछ और मुक्के मारे जो जमीन पर लेटकर चिल्ला रहा था। बाकी लफंगे जमीन पर लेटे हुए राज को ऐसा करते हुए बस देख सकते थे क्योंकि उनकी हालत पहले से काफी खराब हो गई थी। वो सभी बहुत डर गए थे और अंदर तक कांप रहे थे। तुम लोगों को परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, तुम लोग लेकिन लड़ने में इतने बुरे भी नहीं थे। तुम लोगों ने मिलकर मुझ पर हमला नहीं किया। अगर तुम लोग एक साथ मुझ पर हमला करते तो शायद तुम लोग काफी अच्छी टक्कर दे सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग और मेहनत करोगे और अगली बार पूरी तैयारी से आओगे। अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए राज ने खड़े होकर कहा। राज ने अपनी ताकत का 1/3 भाग ही इस्तेमाल किया था क्योंकि वो अभी बस प्रैक्टिस कर रहा था। पिछले 2 मिनट में उसने शुरुआती बूथ फिस्ट टेक्निक के पूरे 18 फॉर्म इस्तेमाल कर लिए थे और इस लड़ाई से बड़ा तजुर्बा हासिल कर लिया था। अब राज को इतनी बात तो साफ हो गई थी कि थ्योरी के मुकाबले असली लड़ाई ज्यादा फायदेमंद थी। उसे बस एक चीज का अफसोस था कि ये लफंगे काफी कमजोर थे और लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो गई थी। हालांकि राज ने अगली बार के लिए इस बात को दिल पर नहीं लिया और अपने रास्ते पर दोबारा चल पड़ा। क्या राज ने इन लफंगों को पीटकर कोई बड़ा खतरा मोल ले लिया था? क्या राज के थक जाने के बाद कलंदर अब उस पर कोई हमला करवा सकता था?